सभी दिया जला के अपने घर में रखते हैं और एक हम हैं जो इसे अपने साथ सफ़र में रखते हैं। समंदर भी जानते हैं हमारा मिजाज, हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। नमस्कार विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और एक बेहतरीन सी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि YouTube पर अपनी पूरी फिजिक्स एकदम क्रम से चल रही है, जिसमें आज हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, और ये भी बताएंगे कि पृथ्वी का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे सबसे पहले, और चुंबकीय क्षेत्र देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चुंबक क्या होती है। चुंबक तो सभी ने देखी होगी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। ठीक है, कई प्रकार की होती हैं। गोल चुंबक होती है, नाल चुंबक होती है, दंड चुंबक होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, 2-3 प्रकार की हैं, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले ये होती है गोल चुंबक, और ये सबने देखी होगी बचपन में। बचपन में खूब इससे काम लिया जाता था। क्या काम लेते थे हम लोग? ऐसे डोरी में बांध के नाली में डालते थे पैसे निकालने को। ठीक है, तो ये हुई गोल चुंबक, इसको सब जानते हैं। ठीक, इसके बाद ये होती है नाल चुंबक, जो घोड़े के नाल की जैसी है, इसे कहते हैं नाल चुंबक। और ये वाली होती है दंड चुंबक, और इसको छड़ चुंबक भी कहते हैं क्योंकि ये छड़ जैसी है। तो छड़ चुंबक या दंड चुंबक। इन सब चुंबकों की खासियत क्या है? इनमें एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। इस पर ध्यान से देख सकते हैं, एक पे एन लिखा होगा और एक पर एस लिखा होगा। एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, एस मतलब साउथ, और साउथ माने दक्षिणी ध्रुव। इस वाली में भी देख लो, इधर एन लिखा, इधर एस लिखा। और ये वाली देख लो, इधर एन है लाल वाला और ये नीला है, ये क्या है? एस है। तो ये चुंबकें तो आपने देख ली। मैं एक चुंबक बनाता हूं यहां पर, दंड चुंबक। ऐसी दंड चुंबक मैंने तुम्हें दिखाई, इसके एक सिरे पर एन लिखा हुआ है और एक सिरे पर एस लिखा हुआ है। ठीक, ये कोई दंड चुंबक है। एन का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ माने होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और यस का मतलब साउथ, और साउथ का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं भाई? चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। खैर, इन सब चीजों पर चर्चा बाद में करेंगे। हम तो चर्चा सबसे पहले करेंगे चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है भाई। अच्छा, देखना ध्यान से। अगर मैं इस चुंबक के पास कोई लोहे का टुकड़ा यहां पर रख दूं तो ये चुंबक उसे अपनी ओर खींच लेगी। सीधी सी बात है, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचेगी। अगर मैंने यहां पर लोहे का टुकड़ा रख दिया तो भी चुंबक खींच लेगी। ठीक, अगर मैंने यहां पर लोहे का टुकड़ा रख दिया, अब चुंबक उसे नहीं खींच पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई बहुत दूर हो गया ना, अब वहां तक तो इस चुंबक का प्रभाव होगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं ये कोई बाउंड्री है। ठीक, अब यहां पर अगर लोहे का टुकड़ा रखें तो उसे चुंबक खींच लेती है, और अगर यहां पर रखें तो उसे नहीं खींच पाती है। इसका मतलब यही वो बाउंड्री है जहां तक इस चुंबक का प्रभाव है। यही तो बात है। और ऐसे ही कोई ऐसी बाउंड्री सी मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया, कल्पना कर ली हमने कि ये जो चुंबक है, इस चुंबक का असर बस इतने क्षेत्र में है। तो ये जो इतना क्षेत्र हो जाएगा वो इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यही तो बात है। अब अगर मुझे इस चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देनी हो तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, सीधी सी बात है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भाई।
और यही परिभाषा हम लोग लिखेंगे भी। ठीक, मिटा देते हैं इसको, परिभाषा लिखनी है। क्या लिखेंगे परिभाषा में? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, और ये ध्यान रखो जब भी क्लास लो हमारी तो कम से कम कॉपी कलम साथ में लेके बैठेंगे। मैं बोलूंगा और आप अपनी कॉपी पर डायरेक्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का जिसमें जहां तक कर लो, जहां तक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गई कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र सुना था, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E। वैसे ही यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी तो होगी कुछ, तो वो होती है B। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाएंगे? V से दर्शाएंगे। तो ये बात हम और लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं। ठीक, लिखो ध्यान से, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं। ठीक है, सवाल में तुमसे कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो तुम्हें क्या ज्ञात करना होगा? B का मान। लेकिन कभी कभी सवाल में ये नहीं कहता कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, वो कहता चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करो। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही होती है। किसी दूसरे नाम से पूछ लेता, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं, इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो अगर तुमसे पूछे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करो, तो भी तुम्हें क्या ज्ञात करना होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ठीक है भाई, अब बात आती है ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ये एक सदिश राशि है, अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेंगे, चाहे पहले मात्रक लिख लो उसके बाद लिखेंगे मात्रक। ठीक है, कक्षा 11 में आपने मात्रकों की पद्धतियां पढ़ी होंगी। कभी कहेगा एसआई मात्रक बताओ, कभी कहेगा कि सीजीएस मात्रक बताओ, तो हम इसके जितने भी मात्रक होंगे वो सारे लिखेंगे यहीं पर। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके सबसे पहले लिखते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में सबसे पहले लिखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, एक लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये समझ लेंगे सभी, और ना समझ पाए तो अपनी हिंदी में लिख लेना न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर।
और एक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। निकोला टेस्ला के नाम पे है, वैज्ञानिक थे। तो वैद्युत क्षेत्र के मात्रक कितने हो गए? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर और टेस्ला। ये तो हो गए भाई एसआई मात्रक। कभी कभी सीजीएस मात्रक भी पूछ लेता है। कौन से? सीजीएस मात्रक। ठीक है। सीजीएस एक प्रणाली होती है मात्रकों की, आपने कक्षा 11 में खूब पढ़ा होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। तो अब तो बस इतना याद रखना है सीजीएस मात्रक होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले होता है मैक्सवेल, ये याद करने हैं, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। और एक होता है गॉस। तो खूब सारे मात्रक हमने बता दिए, लगभग 5 हो गए इसके वैद्युत क्षेत्र के। एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर और टेस्ला। ये तीनों के तीनों मात्रक किस में है? एसआई पद्धति में है। एमकेएस में कहे तो भी यही होंगे। और सीजीएस में कौन से हैं? मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और गॉस। क्या इनमें संबंध भी होता है कुछ? हाँ, इनका 1 और इनके 10⁴ के बराबर होता है। ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको लिख लेना डब्बे में बंद करके कि एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। क्या होता है? 10⁴ गॉस। तो एक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर बराबर भी 10⁴ गॉस होगा। एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर भी कितना होगा? 10⁴ गॉस होगा। ये तो भाई मैंने बता दिया आपको चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बेसिक। ये बताया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं और इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। ठीक। और उसके बाद हमने तुम्हें 2 प्रकार के मात्रक बताए इसके, एक एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, और दोनों के बीच में संबंध भी बताया कि एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ये एक सदिश राशि होती है और उसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे से मिटाऊंगा। ठीक, यहीं पर लिख देंगे नीचे, यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है अच्छा, इसकी दिशा कैसे पता चलती है? अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसे बताएंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि ये लिख लिया होगा तुमने। देखो थोड़ा सा ही मिटाएंगे। जैसे हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाएं देखी थी, ऐसे थी। ठीक है। अच्छा, ऐसे सीधी सीधी वाली बना लेते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं देखी होंगी सभी ने। ऐसे ही इस वाले चैप्टर में चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ाई जाएंगी आगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं बताएंगी कि दिशा किधर है। तो वही जो हम लिख रहे हैं कि ये एक सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा तय की जाती है। यही बात और लिख देंगे, जिसकी दिशा चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा तय की जाती है। ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि ये सब लिख लिया होगा तुमने, और इसको मिटा भी देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। हेडिंग डालेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है भाई। चुंबकीय बल रेखाएं दिखाते हैं कैसी होती हैं। सबसे पहले तो एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये है कोई दंड चुंबक। ये कोई दंड चुंबक है मेरे पास, जिसका एक सिरा N होता है और एक सिरा S होता है। एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक। होता क्या है कि जो N वाला सिरा है वो ऐसे समझो धनावेश की तरह व्यवहार करता है,
और जो एस वाला सिरा है वो ऐसे समझो ऋणावेश की तरह व्यवहार करता है, ऐसा बस समझ लो बस, ठीक है। तो हमने वैद्युत बल रेखाओं में बताया था धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पर आती हैं, वैसा ही यहाँ होता है। इस एन वाले सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से, और इस तरीके से एस वाले सिरे पर आ जाएंगी। ऐसे मान लो ये दूसरी बल रेखा निकली, ये ऐसे आ गई। नीचे से भी ऐसा ही होता है मामला कि बल रेखा निकलती ऐसे आ जाती। नीचे वाला वक्र छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, यहां से बल रेखा निकलेगी, इस तरीके से जाएगी। समझ में आ रहा कुछ कि एन वाले सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं इस तरीके से, और कहां से प्रवेश कर जाती हैं दोबारा, एस वाले सिरे पर वापस इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक, यहां से भी बल रेखा निकलेगी, मान लो ये यहां से जो बिल्कुल बीच से निकलेगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी, और इधर से निकलेगी वो मान लो इधर वक्र बनाती जाएगी, इधर से निकलेगी वो इधर वक्र बनाती जाएगी, और वहां जो आएगी बिल्कुल सीधी आएगी, बिल्कुल बीच में। ठीक, और यहां से भी प्रवेश कर रही होगी और यहां से भी प्रवेश कर रही होगी। मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, एन वाले सिरे से निकलती हैं और एस वाले सिरे पर जाकर के इकट्ठा होती हैं। ठीक है, कोई भी अगर दंड चुंबक है आपके पास, जैसे मैंने ये दिखाया था, ये है, तो इसके चारों ओर ऐसी ही बल रेखाएं होंगी। बोले सर है कहाँ, मुझे तो दिख ही नहीं रही इसके चारों ओर कहाँ है। ये रेखाएं काल्पनिक है। ठीक है, देखना ध्यान से, पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, एन वाले सिरे से निकलती हैं सारी की सारी ऐसे करके, और कहाँ पर जाती हैं इकट्ठी होकर के, एस वाले सिरे पर जाती हैं। ठीक, इसके चारों ओर ये पूरा जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, अब सोच करके बताओ, देखना ध्यान से, अगर मैं ये पूछूं कि इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये इस दिशा में गया, तो मुझे लग रहा कि इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की ऐसी दिशा होगी। ठीक है, अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आप कह देंगे सर बिल्कुल नीचे गई, अब यहाँ से ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहाँ पर क्या दिशा होगी, तो आप कहेंगे ये वाली दिशा होगी। इसका मतलब है कि हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग है, लेकिन उस दिशा को बता कौन रहा है, उस दिशा का प्रदर्शन कौन कर रहा है, यही चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कुछ नहीं, दरअसल ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, और ऐसे ही नहीं लगातार बता रही। यहां से अगर तुम चलो, दिशा पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो, लगातार बता रही। तो इसके लिए एक शब्द उपयोग में लाएंगे हम लोग, अविरत। अविरत का मतलब होता है लगातार। अब परिभाषा सुनना ध्यान से चुंबकीय बल रेखाओं की, कहेंगे वे काल्पनिक रेखाएं जो लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, उन्हें हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। एक बार और बताएंगे। अच्छा, ये देखना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, मतलब लगातार प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब सीधी सी बात है, ये वाला चित्र भी तुम्हें बनाना होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं, ये हटा देना, बस ये प्लस माइनस भी हटा देना। ये वाला चित्र तुम बना सकते हो बेझिझक। और एक चीज और है, ये जो बल रेखा आई है ये अंदर से होकर जाएगी यहाँ से, यानी इस तरीके से पूरा का पूरा बंद लूप बन जाएगा। और ये वाली जो गई थी इस तरीके से आई थी,
ये वाली भी अंदर से होकर के यहाँ जाएगी, ठीक। और आपको पता है कि ये आई है, ये वाली इससे मिल के जाएगी, फिर पूरा बंद लूप बनाकर आ जाएगी। अब आगे जगह है नहीं, बनाएंगे कहाँ, इसलिए छोड़ दिया। और जो बीच वाली आई है वो बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टच हो गई, ये टच नहीं होती कभी भी। और ये वाली इससे मिलाओ, ये इससे मिलाओ, और ये वाला देखो बंद लूप इधर से घुसी, वापस इधर से फिर यहीं आ गई। अब हो सकता है तुम्हें लग रहा हो इसमें खिचपिच है, लेकिन तुम अपने हिसाब से कॉपी पर स्पष्ट बना लेना। जो भी बल रेखा बाहर निकलेगी वो अंदर से फिर से वापस उसी रास्ते पर मिल करके आएगी। इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद लूप सा बनाती हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला चित्र तुम बनाना, ठीक है, और परिभाषा भी लिखना। तो मैं ऊपर परिभाषा लिख देता हूं, ये चित्र मिटा देते हैं अभी, ठीक। ये चित्र तुम बना लेना अपना, नीचे हम परिभाषा लिख देते हैं। लिखेंगे वे काल्पनिक रेखाएं, ना 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 ना, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत माने लगातार, अविरत प्रदर्शन करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा हो गई। अब चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है भाई। ये होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, आपने देखी हुई हैं, इनके गुण बताने हैं। ये वैसे ही लगभग गुण वैसे ही होते हैं जैसे वैद्युत बल रेखाओं के होते हैं, ठीक। तो इसमें पहला गुण हम लिख सकते हैं क्या, देखो सबसे पहले तो सारे गुण गिना देते हैं। ये होता है n और ये वाला होता है s, आपको दिख तो रहा ही होगा, ये वाला होता है क्या s और ये वाला होता है n, ठीक। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा n सिरे से निकलती हैं और s सिरे से प्रवेश करती हैं। एक गुण तो ये हो गया। क्या लिखेंगे, हमें सदैव सदैव n सिरे से निकलती हैं व s सिरे से प्रवेश कर जाती हैं, s सिरे से प्रवेश कर जाती हैं। तो एक गुण तो ये हो गया कि ये सदैव n सिरे से निकलती हैं व s सिरे से प्रवेश कर जाती हैं और हमेशा बंद वक्र के रूप में होती हैं। और क्या लिखेंगे, सदैव बंद वक्र बनाती हैं, यानी इस तरीके से पूरा बंद लूप हो जाता। अब ये ना कहना सर ये खुला क्यों है, ये दूर से आकर के ऐसा होगा, ठीक है, और दूर वो बोर्ड के ऊपर थोड़ी ले जा सकते हैं। सदैव बंद वक्र बनाती हैं, सदैव बंद वक्र बनाती हैं। तीसरा गुण क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जबकि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा खुला वक्र बनाती हैं, ये भी लिख लो। ये बात यहां पर लिख लेंगे हम लोग, गुणों में नहीं लिखेंगे, साइड में। वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र बनाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र बनाती हैं, खुले वक्र के रूप में होती, या ऐसे कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती, कभी बंद वक्र नहीं बनाती।
नहीं बनाते। ठीक है भाई। तो चुंबकीय बल रेखाओं में दो गुण हो गए, एक तो हमेशा यन से निकलती हैं और यस से प्रवेश कर जाती हैं, दूसरा गुण ये हुआ कि हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, और तीसरा गुण सेम वैसा ही है, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी। अब आधों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो वैद्युत बल रेखाओं वाला लेक्चर देखना, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाई ये चीजें। तो अब तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती हैं। ठीक। चौथा गुण क्या कह सकते हैं? अब देखो यहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास हैं, इसका मतलब है यहां पर, सॉरी वैद्युत बल रेखाएं नहीं, अगर कहीं बोल जाए तो सुधार लेना, चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं तो यहां हर बार चुंबकीय बल रेखाएं ही रहेंगी। वो एक नोट लिखा केवल वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, या कह सकते हैं ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। क्या लिखेंगे? जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। प्रबल का मतलब वहां पर तीव्रता ज्यादा होती है, यहां पर कुछ भी रखो, लोहे का टुकड़ा भारी रख दो, भारी को भी खींच लेगा, ये है, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो ये थे कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, और इसमें एक गुण और कह सकते हैं, वो लिख लेना, वो मैं नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा चौड़ा है, गर्मी भी बहुत है, कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, क्या लिखेंगे? जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ये गुण लास्ट में लिख लेना भाई, मैं बोल रहा हूं दोबारा, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे कल की क्लास।